अस्सलामुअलैकुम और स्मार्ट स्कोप में खुशआमदीद। सबसे पहले तो मैं इन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज में हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं एक बहुत ही आम सी रोजमर्रा की सूरत हाल से। अच्छा, जी, कभी ऐसा हुआ है कि एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठें? बिल्कुल, अक्सर होता है। कि कोई फिल्म या सीरीज देखेंगे और फिर आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ स्क्रॉल करते रहें कि क्या देखें, और आखिर में थक कर कुछ भी देखे बगैर ही सो गए। बिल्कुल वही। या ये सोचें कि आप एक नए जूते खरीदने मॉल गए हैं। जी, एक दुकान में 50 से ज्यादा डिजाइन लगे हुए हैं। आप एक देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि आखिर में सोचते हैं छोड़ो यार, फिर कभी आऊंगा, और खाली हाथ वापस। कसम से ये तो बहुत होता है। अगर इनमें से कुछ भी किसी के साथ हुआ है तो वो अकेले नहीं है। हम सब यही समझते हैं कि जिंदगी में जितने ज्यादा ऑप्शंस हों उतनी ज्यादा आजादी और खुशी होगी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? यही तो सवाल है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो इस सोच को बिल्कुल उलट देता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें आजाद नहीं करते बल्कि हमें बेचैन और गैर मुतमईन कर देते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प तजाद है। और इसी तजाद को माहिर नफ्सियात बैरी श्वार्ट्ज ने अपनी मशहूर किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में बहुत खूबसूरती से बयान किया है। अच्छा, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जी, किताब का नाम ही सब कुछ बता देता है। सादा लफ्जों में मतलब है इंतखाब का तजाद। यानी ज्यादा चीजें कम खुशी क्यों देती हैं? बिल्कुल। आज हमारा मकसद इसी गुत्थी को सुलझाना है और ये समझना है कि चॉइसेस की इस भरमार में हम ज़हनी सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। किताब में एक बहुत मशहूर तजुर्बे का जिक्र है। उसे जाम का तजुर्बा यानी द जैम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जी। जब मैंने पहली बार उसके बारे में पढ़ा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। क्यों? मतलब ये बात बिल्कुल अक्ल के खिलाफ लगती है कि ज्यादा ऑप्शंस देने से फरोख्त कम हो जाए। ये कैसे मुमकिन है भला? ये वाकई हैरान कुन है। तजुर्बा बहुत सादा था। मुहक्किकीन ने एक सुपरमार्केट में जाम चखने का एक स्टॉल लगाया। ठीक है। एक दिन उन्होंने स्टॉल पर 24 मुख्तलिफ किस्म के जाम के फ्लेवर्स रखे। 24? जी 24। जाहिर है इतनी वैरायटी देखकर बहुत से लोग रुके। स्टॉल पर काफी भीड़ लग गई। लोग बहुत पुरजोश थे। हाँ, ये तो समझ में आता है। ज्यादा वैरायटी ज्यादा लोगों को मुतवज्जा करेगी। लेकिन फिर हुआ क्या? असल नतीजा क्या निकला? असल नतीजा ही तो हैरान कुन था। जिस दिन 24 फ्लेवर्स थे उस दिन स्टॉल पर रुकने वाले लोगों में से सिर्फ 3% ने जैम खरीदा। क्या? सिर्फ 3%? जी, सिर्फ 3%। इसके बरक्स अगले दिन उन्होंने स्टॉल पर सिर्फ 6 फ्लेवर्स रखे। अच्छा। इस दिन स्टॉल पर रश तो कम था, लेकिन जितने भी लोग रुके उनमें से 30% ने जैम खरीदा। 1 मिनट, 30%? जी, 30%। यानी फरोख्त सीधी 10 गुना बढ़ गई सिर्फ ऑप्शंस कम करने से। बिल्कुल। ये तो नाकाबिले यकीन है। आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो इतने सारे ऑप्शंस देखकर घबरा जाता है? इसे समझने के लिए डिसीजन फटीग का तस्वुर समझना जरूरी है। डिसीजन फटीग यानी फैसले की थकावट? जी, हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है। आप उसे जितने ज्यादा फैसले करवाएंगे वो उतना ही थक जाएगा। जब आपके सामने 24 जाम हो तो आपका दिमाग हर एक का मुवाजना शुरू कर देता है। स्ट्रॉबेरी लूं या रास्पबेरी? नहीं, शायद मैंगो बेहतर है। लेकिन ये नया चेरी फ्लेवर भी तो दिलचस्प लग रहा है। ये मुवाजना एक ज़हनी बोझ बन जाता है और दिमाग इस बोझ से बचने के लिए सबसे आसान रास्ता इख्तियार करता है। और वो क्या है? कोई फैसला ही ना करना। यानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह हैंग हो जाता है? बिल्कुल सही मिसाल है। जैसे बहुत ज्यादा टैब्स खोलने पर कंप्यूटर सुस्त हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। वाह। और इसी कैफियत को पैरालिसिस बाय एनालिसिस यानी सोच का फालिज कहते हैं,
ہم تجزیہ کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ عمل کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ اور غلط فیصلے کا ڈر ہم پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پاتے۔ جی، اور یہ آج کل ڈیٹنگ ایپ سے لے کر آن لائن شاپنگ تک ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمارا دماغ اس طرح مفلوج ہو سکتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس دباؤ کو دوسروں سے بہتر طریقے سے سنبھالتے ہیں؟ کیا کتاب میں فیصلہ کرنے والوں کی مختلف اقسام کا بھی ذکر ہے؟ جی، اور یہ کتاب کا سب سے اہم اور عملی حصہ ہے۔ بیری شوارٹز لوگوں کو فیصلہ سازی کے معاملے میں دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے میکسیمائزرز اور دوسرے ہیں سیٹسفائزرز۔ میکسیمائزر اور سیٹسفائزرز۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم خود ان میں سے کون ہیں، کیونکہ ہماری خوشی اور ذہنی سکون کا زیادہ تر انحصار اسی پر ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو میکسیمائزر کون ہوتے ہیں؟ نام سے تو لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو میکسیمم یعنی بہترین چاہتے ہیں۔ بالکل، میکسیمائزر وہ شخص ہے جسے ہر چیز سب سے بہترین چاہیے، دی ایبسلیوٹ بیسٹ۔ اچھا، اس کے لیے اچھا یا بہت اچھا کافی نہیں ہے، اسے پرفیکٹ آپشن چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک میکسیمائزر کو ایک نیا لیپ ٹاپ خریدنا ہے تو وہ مہینوں تحقیق کرے گا، اوہو، وہ درجنوں یوٹیوب ریویوز دیکھے گا، بلاگز پڑھے گا، ہر ویب سائٹ پر قیمتوں کا موازنہ کرے گا۔ او یہ تو بالکل میرے جیسی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جی، میں نے حال ہی میں ایک مائکرو فون خریدا ہے اور مجھے یاد ہے میں نے تقریباً 3 ہفتے صرف یہ تحقیق کرنے میں لگا دیے کہ کون سا بہترین ہے۔ اور سچ بتاؤں تو خریدنے کے بعد بھی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش وہ دوسرا ماڈل لے لیا ہوتا، شاید اس کی آواز تھوڑی سی بہتر تھی۔ آپ کا یہ احساس ہی میکسیمائزر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ واقعی؟ جی، وہ فیصلہ کرنے کے بعد بھی مسلسل شک اور پچھتاوے میں رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بہتر آپشن تھا جو ان سے چھوٹ گیا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے سیٹسفائزر۔ جی، سیٹسفائزر۔ یہ نام سیٹسفائی اور صفائی سے مل کر بنا ہے، یعنی جو مطمئن اور کافی ہو۔ بالکل، سیٹسفائزر قناعت پسند لوگ ہیں۔ ان کا فیصلہ کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے ذہن میں ایک معیار ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز میں کیا کیا خصوصیات چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی انہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو ان کے اس معیار پر پوری اترتی ہے، یعنی جو کافی اچھی یا گڈ انف ہوتی ہے، تو وہ اسے منتخب کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی، وہ سب سے بہترین کی تلاش میں اپنا وقت اور ذہنی توانائی ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے اگر لیپ ٹاپ ان کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو بس بات ختم۔ تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ایک طرف میکسیمائزر ہے جو شاید تحقیق کر کے تھوڑی بہتر چیز حاصل کر لے، اور دوسری طرف سیٹسفائزر ہے جو جلدی فیصلہ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی تو اس کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے میکسیمائزر شاید تھوڑا بہتر سودا کر لیں۔ ہو سکتا ہے انہیں 5% بہتر تنخواہ والی نوکری مل جائے یا کوئی چیز 10% سستی مل جائے، لیکن جب بات ذہنی سکون، اطمینان اور زندگی سے خوشی کی آتی ہے تو سیٹسفائزر ہمیشہ ہر حال میں جیت جاتے ہیں۔ اچھا؟ جی، میکسیمائزر اپنے بہترین فیصلے کے بعد بھی پچھتاوے اور سماجی موازنے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، جبکہ سیٹسفائزر اپنے کافی اچھے انتخاب سے مطمئن ہو کر زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ واہ، یعنی خوشی کا اصل تعلق بہترین کی تلاش سے نہیں بلکہ قناعت سے ہے۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ اور وہ جو پچھتاوے والی کیفیت میں نے بتائی کہ کاش وہ دوسرا آپشن لے لیتی، کیا کتاب میں اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے؟ جی، اور یہ سیدھا ایک اور نفسیاتی تصور سے جڑتا ہے جسے موقع کی قیمت یا اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ اپرچونٹی کاسٹ؟ معاشیات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انتخاب کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت وہ تمام آپشنز ہیں جنہیں آپ نے مسترد کیا ہے۔ اچھا، جب آپشنز کم ہوں تو یہ قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے صرف 2 آئس کریم فلیورز ہیں، چاکلیٹ اور ونیلا، اور آپ چاکلیٹ چنتی ہیں، تو میں نے صرف ونیلا کو چھوڑا۔ بالکل، لیکن اگر آپ ایک ایسی دکان میں ہیں جہاں 50 فلیورز ہیں اور آپ چاکلیٹ چنتی ہیں، تو اب میں نے 49 دوسرے فلیورز کو مسترد کیا ہے۔ جی، اور آپ کا دماغ ان تمام چھوٹے چھوٹے نقصانات کا حساب رکھتا ہے۔ شاید پستہ زیادہ مزیدار ہوتا، یا وہ کیرمل والا ٹرائی کرنا چاہیے تھا۔ بالکل، یہ مسترد کرنے کا بوجھ یعنی برڈن آف ریجیکشن آپ کے چنے ہوئے آپشن کی خوشی کو بھی کم کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل آج کل کی مشہور اصطلاح فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ جیسا لگتا ہے۔ وہی ہے، فومو اسی موقع کی قیمت کا جدید
सोशल मीडिया से बढ़ा हुआ वर्जन है। ये डर कि हमसे कुछ बेहतर छूट ना जाए। जी, हम एक दोस्त के साथ कॉफी पी रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सोच रहा होता है कि दूसरे दोस्त कहीं और ज्यादा मजा कर रहे होंगे, और हम उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर बेचैन होते हैं। ये मुस्तकिल डर हमारी मौजूदा खुशी को खा जाता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है मुमकिना पछतावे का डर। एंटिसिपेटेड रिग्रेट, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम कोई फैसला करने से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि अगर मुस्तकबिल में मुझे उस फैसले पर पछतावा हुआ तो। सिर्फ ये खौफ ही फैसला करने के पूरे अमल को एक अजियत बना देता है। हम हाल में जीने के बजाय मुस्तकबिल के मुमकिना पछतावे के खौफ में कैद हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें कि एक मैक्सिमाइजर इन तमाम मुश्किलात से गुजर के महीनों की तहकीक के बाद वाकई कोई परफेक्ट चीज खरीद लेता है, दुनिया की बेहतरीन गाड़ी या सबसे जदीद फोन, तो क्या उसकी खुशी हमेशा कायम रहती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस्तेदाद का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। इंसानों की फितरत है कि हमें हर चीज की आदत हो जाती है, अच्छी भी और बुरी भी। नफ्सियात में इस अमल को हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। हेडोनिक ट्रेडमिल? जी, ये एक ट्रेडमिल की तरह है जिस पर आप भाग तो रहे लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? जरूर। सोचे कि किसी की लॉटरी निकल आती है। ठीक है। शुरू के कुछ महीने वो बहुत खुश होगा, जाहिर है। वो एक बड़ा घर खरीदेगा, महंगी गाड़ी लेगा, दुनिया घूमेगा। लेकिन तहकीक बताती है कि 1 साल के अंदर उसकी खुशी का लेवल वापस वहीं आ जाएगा जहां लॉटरी निकलने से पहले था। सच में? जी, वो नया घर और गाड़ी अब उसकी रोजमर्रा जिंदगी का आम हिस्सा बन जाएंगे। उनका नयापन और जोश खत्म हो जाएगा। तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा? यही तो नुक्ता है। चूंकि परफेक्ट चीज से मिलने वाली खुशी इतनी आर्जी होती है, इसलिए उसे ढूंढने में लगाए गए बेपनाह ज़हनी तवानाई और वक्त की कीमत कभी वसूल ही नहीं होती। तो ये सब सुन के तो थोड़ी मायूसी होती है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? किताब में इसका कोई हल बताया गया है? खुशकिस्मती से हाँ, और हल बहुत अमली है। बैरी श्वार्ट्ज हमें इस बोझ से निकलने के लिए ठोस हिकमत अमली बताते हैं। ये सुनकर अच्छा लगा। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है अपनी चॉइसेस को खुद जानबूझकर महदूद करना। वॉलंटरली लिमिट योर चॉइसेस। जी, ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये बहुत मौसर है। फैसला करें कि अगर कपड़े खरीदने हैं तो सिर्फ अपनी पसंद की 2 या 3 दुकानों पर जाएंगे, 15 दुकानें नहीं देखेंगी। बिल्कुल। अगर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है तो सिर्फ 2 वेबसाइट्स देखेंगे। इससे दिमाग पर बोझ फौरन कम हो जाता है। एक सैटिस्फाइजर बनने की कोशिश करना। सबसे बेहतरीन के जुनून को छोड़कर काफी अच्छा अपनाना सीखें। जब कोई चीज आपकी जरूरत और मेयार पर पूरी उतर रही हो तो उसे ले लें और मजीद तलाश बंद कर दें। खुद को याद दिलाएं कि परफेक्शन एक वहम है। ठीक है, यानी गुड इनफ को अपना नया मंत्र बना ले। तीसरा मशवरा क्या है? तीसरा मशवरा है कि अपनी तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखें। लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। जी, जब हम किसी चीज से गैर हकीकी हद तक बुलंद तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं तो नतीजा हमेशा मायूसी ही निकलता है। और आखिरी कदम? चौथा और आखिरी कदम है शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड की आदत डालना। जब आप कोई फैसला कर लें तो उस पर कायम रहें। जो आपने चुना है उसकी खूबियों पर तवज्जो दें, ना कि उन ऑप्शंस पर जो आपने छोड़ दिए। इससे इत्मीनान बढ़ता है और पछतावा कम होता है। ये फोमो का बेहतरीन इलाज है। वाह, ये चारों नुकात बहुत ताकतवर हैं। यानी अपने ऑप्शंस महदूद करें, काफी अच्छा सोचना शुरू करें, तवक्कुआत कम रखें और जो मिला है उस पर शुक्र करें। बिल्कुल। जब दिमाग पर फैसलों का ये मुस्तकिल बोझ कम होता है तभी हम जिंदगी की असल छोटी छोटी खुशियों से लुत्फानंदोज होने के काबिल होते हैं। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि असल खुशी बाहर की दुनिया में लामेतहा ऑप्शंस तलाश करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर कनात और इत्मीनान पैदा करने में है। हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हर कोई परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट जॉब चाहता है, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट एक मंजिल नहीं बल्कि एक वहम है। बहुत खूबसूरत बात कही। इंतखाब एक नेमत है, लेकिन उसकी ज्यादती एक बोझ बन जाती है। और उस बोझ को कम करने का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। जी, हम अपनी सोच और आदत को बदलकर इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। इस गुफ्तगू को खत्म करने से पहले हम अपने नाजरीन के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं जिस पर वो जरूर सोचें। जरूर।
سوال یہ ہے کہ کیا ہماری آج کی ڈیجیٹل زندگی، جہاں سوشل میڈیا پر ہر چیز کا موازنہ ممکن ہے، ہمیں قدرتی طور پر ایک میکسیمائزر بننے پر مجبور کر رہی ہے؟ اور اس ڈیجیٹل دباؤ سے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ خود کو ایک میکسیمائزر سمجھتے ہیں یا سیٹسفائزر۔ ہمیں آپ کے جوابات اور خیالات کا انتظار رہے گا۔ اور آخر میں ایک بار پھر یاد دہانی، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔